नमस्कार। मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से ये जो चैनल आपके लिए मैंने क्रिएट किया है, इस चैनल पर मैं आपके साथ बैंकिंग से रिलेटेड समस्त प्रकार का स्टडी मटेरियल जो बैंकिंग के एक ट्रेनर को, एक लर्नर को जानना चाहिए, जो उसके लिए आवश्यक होता है, और ये उन आम लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी सेशन होने वाला है जिन्हें बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए, या ये वो विषय होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं जो एक आम आदमी को भी जानने चाहिए। आज उन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये चैनल जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, इस चैनल पर मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंकिंग से रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो आपको इस वीडियो को अपने उन साथियों तक भी भेजना, आप मेरी रिक्वेस्ट समझें और अपने उन साथियों तक भी इसे भेजें जिन्हें, जो इससे संबंधित अध्ययन कर रहे हैं या जिन्हें इसके बारे में जानना है। और आप उन तक अभी इस चैनल को शेयर कर दें और स्वयं भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँ तो आपको मेरा वीडियो यहाँ से लॉन्च करते ही आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, समस्त प्रकार की जानकारियाँ आप तक मेरी पहुँच पाएँ। इसलिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसके नीचे लाइक का जो बटन होगा उसके ऊपर भी आप वीडियो देखने के बाद उसे कर लें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आफ्टर क्लास ख़त्म होने के बाद आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स अवश्य करें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो भी आप कमेंट्स करें, और आपको नहीं पसंद आया हो तो भी आप कमेंट्स करें, और अन्य कोई अलग जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स करें। इसके अलावा अन्य किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करें। 101% मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई समय रहते दूंगा जब संभव हो पाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काशा ऑफ HDFC बैंक। आज हम स्पेशली HDFC बैंक का जो काशा है, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, आज उसके संदर्भ में मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूं। देखिए, काशा जो है ये कोई HDFC बैंक से संबंधित मुद्दा ही नहीं है, ये प्रत्येक बैंक से संबंधित है। हर बैंक का एक काशा का रेशियो होता है, और जिससे बैंक का जो है देखा जाता है कि किसी भी बैंक का अगर यूँ हमें देखना है कि ये जो बैंक है, इस बैंक फिलहाल अब किस कंडीशन पर चल रहा है, तो उसके लिए काशा रेशो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं काशा रेशो के बारे में, पूरा इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, और HDFC बैंक को मद्देनजर रखते हुए हम आपको ये जानकारी साझा कर रहे हैं। अगर आप किसी अन्य बैंक से संबंधित हैं तो आप अपने बैंक की जो काशा का जो रेशो है वो सिर्फ आपको वही देखना है कि वो आपके बैंक का काशा रेशो क्या है, बाकी जानकारियाँ सब सेम ही हैं। हमने स्पेशली HDFC बैंक को मेंशन किया है कि टॉप लीडिंग बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक होगा काशा से रिलेटेड, यानी कि काशा ऑफ HDFC बैंक। आज हम इसके संदर्भ में आपके साथ बातचीत करने वाले हैं काशा के संदर्भ में। ठीक है, ये जो PPT मैंने आपके लिए बनाई है, इस PPT को मैं जल्द ही एक टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसे मैं डाल दूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे लगातार तो आपको ये मिल जाएगा कि ये जो टेलीग्राम चैनल जो हम इसके लिए स्पेशली बैंकिंग एकेडमी के लिए क्रिएट करेंगे। हालांकि एग्जाम नगर का एक स्पेशली टेलीग्राम चैनल है, और हम स्पेशली बैंकिंग एकेडमी के लिए भी एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करेंगे जिसपे हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं काशा ऑफ HDFC बैंक, हमारा ये आज का टॉपिक है, इसे ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काशा होता क्या है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि देखिए, काशा दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो है CA और दूसरा है SA। देखिए, जो CA होता है, CA का मतलब होता है करंट अकाउंट, इस CA का मतलब होता है करंट अकाउंट, इसका मतलब होता है सेविंग अकाउंट। यानी कि इसे आपको समझना है कि कोई भी जो बैंक होता है उस बैंक में खातों का ही दो प्रकार है, एक है करंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट यानी कि करंट जो वर्तमान में चल रहा है, और सेविंग अकाउंट यानी कि जो सेविंग करने के लिए, आप अपनी बचत करने के लिए जिस खाते को खुलवाते हैं उसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं, और करंट अकाउंट जो चालू खाता होता है। ठीक है, ये इन दोनों बैंकों, इन दोनों जो ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, इन दोनों को जब एक साथ हमने इसको कंबाइन किया तो हम इसे संयुक्त रूप से कहते हैं काशा, CASA। इसका साधारण सा मतलब है कि यहाँ
चालू जो खाता है और बचत खाता यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों को जोड़ करके उसका एनालिसिस किया जाना है। यही कासा का मतलब होता है। अब इसको जब हम अंदर जाएंगे तो बहुत ढंग से हम आपको कासा सीए का मतलब भी समझाएंगे, ऐसे का मतलब भी समझाएंगे। इससे पहले कि हम चलें, एक बार आप अगली स्लाइड्स को देखिए। अगली स्लाइड हमारे बीच है, वो है आपका कासा ऑफ HDFC बैंक। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है, उससे पहले हम एक बार HDFC बैंक के इंट्रोडक्शन के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं कि HDFC बैंक, देखिए हमारे देश के अंदर 1990 और हमारे देश के अंदर 1990 में और 1990 और 1991 के अंदर, ये 1990 और 1991 और 91 के अंदर हमारे देश में LPG मॉडल लागू हुआ था। PV नरसिम्हा राव की उस समय सरकार थी। PV नरसिम्हा राव की सरकार के समय हमारे देश में जो है LPG मॉडल लागू किया गया, यानी कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लागू किए, जिसे हम कह सकते हैं कि उस समय आर्थिक सुधार लागू किए गए PV नरसिम्हा राव की सरकार के समय। और PV नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट थी, तो PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। देखिए, कहते हैं कि उस समय हमारे देश के पास सिर्फ 14 दिन के ही खाने का सामान बचा था, यानी हमारा देश, इतना धन हमारे देश में उपलब्ध था जिससे सिर्फ 14 दिन तक हमारी गवर्नमेंट चल सकती थी। फाइनेंस मिनिस्टर जो है उस समय हमारे देश में, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो हमारे देश के जो तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहते हैं कि उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में बातचीत की कि देश की जो हालात हमने देखे हैं, ऐसे हालात क्यों देखे गए। तो उस समय की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर ने फैसला लिया कि देश जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। सोचिए कि आपके घर में बाहर से कोई पैसा नहीं आए, और खर्चा तो होना ही है क्योंकि परिवार के अंदर सदस्य हैं और उनके अंदर डेली नीड्स जो है उनका खर्चा तो होना ही है, डेली एक्सपेंसेस होना है। अब वो डेली एक्सपेंसेस तो हो रहा है, लेकिन उसके विपरीत में आपके घर में कोई पैसा नहीं आ रहा है। अब जब पैसा घर में नहीं आए और घर में से पैसा जाए, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उस सिचुएशन में हमारे पास रखा हुआ जो सेविंग जो मनी है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो जब ऐसा सिचुएशन चलता रहा तो 1990 और 91 में देश ने वो दंश झेला, और ये हुआ कि हमारे देश के पास पैसा नहीं था। फाइनेंस मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, वो तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे बातचीत की। उन्होंने उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि साहब, अपन जो है ऐसा कर सकते हैं कि अपन IMF के पास जा कर के, और ये इसके बारे में अपन IMF से लोन ले सकते हैं। तो उन्होंने IMF से लोन लेने के लिए वो इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग जो फंड है उसके पास, IMF के पास हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं और वो उनसे जाके बातचीत करते हैं। लेकिन उस समय हमें उससे फंड नहीं मिला था, लेकिन उससे ये फ़ायदा हमें मिला कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो नरसिम्हा राव उस समय के थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि देश के अंदर अब LPG मॉडल लागू कर देना चाहिए। तो देश में LPG मॉडल लागू किया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और उसका ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी कि निजीकरण हुआ, मुद्राकरण हुआ, और तीसरा अपन कहें कि वैश्वीकरण हुआ। यानी कि अब हमारे देश में एक्सपोर्ट के जो बैरियर थे वो हटा दिए गए थे, और अब हमारा देश जो है अपने देश का सामान किसी अन्य देश में निर्यात कर सकता था। जब ऐसी सिचुएशन आई मित्रों, तो उस सिचुएशन के कारण हमारे देश में ये जो आर्थिक सुधार जो लागू हुए, LPG मॉडल जो लागू हुआ, इस LPG मॉडल का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे देश से सामान अब अन्य देशों में निर्यात होने लगा था, और जब सामान निर्यात होने लगा था देश के पास पैसा आने लग गया था। और उसी आर्थिक स्थिति के बाद में जब ये आर्थिक स्थिति सही हुई, ये आर्थिक सुधार देश में लागू हुए, उसके कुछ समय बाद जो है हमारे देश के अंदर भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जो है इकोनॉमिकल बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है वो लाए गए। और ये बैंकिंग रिफॉर्म्स जो लाए गए, इसी के बाद हमारे देश में भी जो है बैंकों के जो निजी जो बैंक था, निजी बैंककरण उसे शुरू कर दिया गया था। उससे पहले तक देश के अंदर निजी बैंक नहीं थे। तो 1994 अगस्त के अंदर हमारा जो RBI था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने बैंकों को अपनी सैद्धांतिक प्रिंसिपल अप्रूवल उन्होंने बैंकों को दी कि बैंक जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। तो उससे पहले तक सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो हैं वो भी जो है अपने देश के अंदर शुरू कर दिए गए।
तो HDFC बैंक, ICICI बैंक ये वो बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर के टॉप लीडिंग बैंक हैं और इनकी जो स्थापना है वो उसी समय कर दी गई थी। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहला देखिए दी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और HDFC का जो फुल फॉर्म है वो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि ये पहले तक सिर्फ होम लोन देने के लिए ही अवेलेबल था। HDFC was among the first financial institute in India to receive an in principle approval from the Reserve Bank of India RBI to set up a bank in the private sector, यानी कि RBI ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो HDFC को दी प्राइवेट सेक्टर के लिए। This was done as a part of RBI policy for liberalization of the Indian banking industry in 1994। 1994 में बैंकों का जो लिबरलाइजेशन किया गया, उनके अंदर इकोनॉमिकल रिफॉर्म किया गया, उसके बाद प्राइवेट बैंकों को जो है वो सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी। ये अगस्त 1994 में ये लिबरलाइजेशन हुआ था और उसके बाद में इन बैंकों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी। आपके सामने स्क्रीन पर है कि HDFC बैंक वाज incorporated in August 1994 in the name of HDFC Bank Limited। HDFC बैंक लिमिटेड बना दिया गया था। इससे पहले तक मैंने आपको बताया कि दी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यही था और जो कंपनी एक्ट है हमारा, कंपनीज एक्ट 1956, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी के रूप में अब परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर विद इट रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई इंडिया, यानी कि जो बैंक हैं इन बैंकों का जो कार्यालय है, प्रधान जो कार्यालय है, मुख्य जो ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है। द बैंक कमेंस्ड ऑपरेशन एज ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन जनवरी 1995, यानी कि बैंकों के दो प्रकार होते हैं मित्रों, एक होता है शेड्यूल्ड बैंक और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक वे होते हैं जो RBI का जो एक्ट है, RBI रेगुलेशन एक्ट, उसके अनुसूची 2 के तहत लिखे गए हैं, यानी कि उसके 2 नंबर की जो अनुसूची है उसमें जो जिन को लिखा गया है वो शेड्यूल्ड बैंक आते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, ये सब शेड्यूल्ड बैंक होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड के अंदर अपना RBI आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि जनवरी 1995 के अंदर अपना जो है HDFC ये स्थापित हो गया था, अपना ऑपरेशन जो है उसने स्टार्ट कर दिया था। एज ऑफ दिसंबर 31, 2020, यानी कि 2020 के 31 दिसंबर तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार द बैंक हैड ए नेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5,485 ब्रांचेज एंड 14,533 ATMs इन 2,866 सिटीज और टाउन, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बैंक के पास पूरे भारत में 5,485 ब्रांच और 14,533 ATM, वो 2,866 शहरों के अंदर बैंक का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। तो HDFC बैंक जो है वो एक टॉपेस्ट बैंकों के अंदर आता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो ये टॉप लीडिंग बैंक है। ठीक है, तो यहाँ तक का आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं काशा से रिलेटेड। तो काशा में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सेविंग अकाउंट, यानी कि काशा में मैंने आपको बताया कि काशा में हम सबसे पहले सेविंग अकाउंट से रिलेटेड हम बात आपके साथ करने वाले हैं। तो काशा में देखिए सबसे पहला हमारे साथ है कि सेविंग अकाउंट यूजुअली कम इज सर्टेन एडवांटेज विद मेक्स ए परफेक्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस। दे आल्सो कम विद एडिशनल फीचर्स दैट मेक देम मोर सुटेबल फॉर सर्टेन पर्पस। देखिए हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद जब हम बैंक में जाते ही जो पीबी होते हैं, पर्सनल बैंकर होते हैं, या आप देखते हैं कि सबसे पहले लिखा रहता है मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। जब पीबी से आपकी मुलाकात होती है तो पीबी आपसे पूछते हैं कि बताइए बैंक में जो है आप किस तरह की सहायता चाहते हैं। आप कहते हैं कि मुझे एक ऐसा खाता खुलवाना है कि जो मैं मेरी मासिक बचत कर सकूं, या जो मैं मेरी बचत कर सकूं वो मैं उस खाते में जमा करा सकूं। तो उसके लिए पीबी उन्हें सलाह देता है कि आप बैंक के अंदर अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं। आप जो भी बचत करेंगे, जो भी सेविंग करेंगे, आप उस खाते के अंदर जमा करवा सकते हैं। ये जो बचत खाता होता है, बचत खाते का मतलब देखिए सेविंग यानी सेव करना, या फिर बचत यानी कि बचत करना। आप बचत कर रहे हैं, उसी को आप बैंक के अंदर जमा करवा रहे हैं। देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर जो करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट होते हैं,
इन दोनों से ही, करंट और सेविंग अकाउंट से ही बैंक को क्या प्राप्त होता है, फंड प्राप्त होता है। बैंक फंड प्राप्त करता है और वो बहुत कम लागत पे बैंक को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद लास्ट में अबाउट काशा के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ और भी अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर बात कर रहे थे सेविंग अकाउंट के संदर्भ में, तो मैंने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट जो होता है वो बचत खाता, यानी कि आप अपनी बचत जो है वो उस बैंक के अंदर, उस खाते के अंदर आप जमा करवा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बचत खाते होते हैं, हम उसके बाद आगे बात करेंगे। इन बचत खातों से आपको किस प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं, ये हमने यहाँ स्लाइड्स के अंदर लिखा है। तो देखिए, सबसे पहला आपको नेट बैंकिंग प्राप्त होता है, आपको उसके अंदर फ़ोन बैंकिंग प्राप्त होता है। आप आसानी से नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आप इजी ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। आजकल तो यूपीआई बेस्ड सिस्टम हो गया है, तो आप यूपीआई की सहायता से भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। या प्रत्येक बैंक ने, पर्टिकुलर हर बैंक ने अपनी अपनी एप्लीकेशन मार्केट सोशल प्लेटफॉर्म, जो सोशल अपना जो प्ले स्टोर है उस पर एप्पल का स्टोर है, इन सब पे उन्होंने उपलब्ध करवा दी हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। एटीएम की फैसिलिटी मिलती है, आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है, उससे आप आसानी से एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद होता है पेमेंट्स ऑफ बिल। विभिन्न एप्लीकेशंस की सहायता से, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सहायता से या बैंक के एप्लीकेशन की सहायता से आप विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है मित्रों, क्रॉस प्रोडक्शन बेनिफिट। क्रॉस प्रोडक्शन बेनिफिट का मतलब क्या होता है ये आप समझिए। एक बार हम आपको ये बता देते हैं, इसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, शायद ये बताऊंगा तो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। मैंने लिखा है, सम बैंक्स ऑफर देयर सेविंग अकाउंट होल्डर्स क्रॉस प्रोडक्ट बेनिफिट। विभिन्न बैंक अपने खाता धारकों को, जो सेविंग बचत खाता धारक हैं, उनको क्रॉस प्रोडक्ट के बेनिफिट देता है। दिस मीन दैट इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए सेविंग अकाउंट, इसका मतलब है कि अगर आपका कोई खाता है, सेविंग अकाउंट है विद द बैंक में, देन यू विल गेट स्पेशल बेनिफिट। तो आप इससे कुछ स्पेशल जो है वो फायदे प्राप्त कर सकते हैं एंड ऑफर प्राप्त कर सकते हैं इन केस यू डिसाइड टू ओपन अनदर अकाउंट विद द सेम बैंक। अगर आप इसी बैंक में कोई दूसरे प्रकार का खाता अगर खुलवाना चाहते हैं तो उससे बैंक आपको विभिन्न प्रकार के ऑफर और फायदे देता है। और वांट टू अवेल ऑफ एनी ऑफ देयर अदर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल जैसे HDFC बैंक का ही एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब यह है, मैंने आपको बताया कि अगर आप डीमेट अकाउंट HDFC बैंक में खुलवाते हैं और पहले से ही आपका जो है सेविंग अकाउंट बैंक के अंदर है, तो बैंक आपको 1 साल तक आपको मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लेती है। देखिए, HDFC बैंक में वो द फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस फी फॉर ए फर्स्ट टाइम डीमेट अकाउंट एप्लीसेंट इफ़ दे ऑलरेडी हैव ए सेविंग अकाउंट विद दिस बैंक। तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक जो है वो विभिन्न प्रकार के ऐसे फायदे भी देते हैं अगर उनका पहले से ही कस्टमर है, उनमें किसी अन्य प्रकार का खाता वहाँ है। तो ये सेविंग अकाउंट से रिलेटेड बात थी मित्रों। अब हम आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट। HDFC बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट कैसे होते हैं। देखिए, प्रत्येक बैंक में लगभग इसी तरह के सेविंग अकाउंट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि बैंक उन खातों को अपने हिसाब से क्या नाम देता है। तो लगभग एक से जैसी ही इसके अंदर चीज़ें होती हैं। जैसे अब हमारे सामने है, तो सबसे पहला हमारे सामने है इधर स्पेशल गोल्ड एंड स्पेशल प्लेटिनम, इंस्टा अकाउंट, सेविंग मैक्स अकाउंट, सैलरी मैक्स अकाउंट, वोमेन सेविंग अकाउंट महिलाओं के लिए, गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरी सेविंग अकाउंट सरकार की योजनाओं के लिए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये जीरो डिपॉजिट और जीरो बैलेंस होता है, BSBDS स्मॉल अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो गया है, सेविंग फार्मर्स अकाउंट किसानों के लिए है, DG सेवित ये युवाओं के लिए इस प्रकार का खाता जो है वो बैंक ने दिया है। अगला है रेगुलर सेविंग अकाउंट। रेगुलर सेविंग अकाउंट जो अपना नियमित जो बचत खाता है ये वो है। सीनियर सिटीजन जो वर्ग लोग हैं इनके लिए स्पेशली यहाँ हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स दिए जाते हैं। किड्स एडवांटेज बच्चों से संबंधित है, बच्चों में एजुकेशन संबंधित इंश्योरेंस है, उनका उनसे संबंधित फाइनेंस है, वो सब चीज़ इसके अंदर शामिल होती हैं। इंस्टीट्यूशनल सेविंग अकाउंट लाइक के स्कूल फीस मैनेजमेंट, आप समझ सकते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट का जो एक्सपेंसेस और इनकम है या उसको एक तरीके से मैनेजमेंट करने का काम ये करता है। और ये इंस्टीट्यूशन का एक करंट अकाउंट भी होता है, वो भी पूरा इसी तरह मैनेज करने का काम करता है। ये इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग होता है, उन्हीं के हिसाब से होता है। और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये लगभग दोनों ये जो हैं ये दोनों एक जैसे ही होते हैं।
ठीक है। तो आपको देखना है जो प्रत्येक जो खाता है उसके बारे में क्या कुछ स्पेशल है। कभी इसके ऊपर हम एक नया वीडियो क्लासेस हम आपको अवेलेबल करा देंगे, जिसमें हम प्रत्येक बैंक खाते के बारे में आपको पूरा ढंग से समझा देंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ काशा से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ आपको इतना देखना है कि टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, मैंने आपके सामने रखा है, तो आपको इनको देखना है। लगभग मैंने 14 टाइप के 14 प्रकार के मैंने आपके सामने ये रख दिए हैं। इसके बाद हमारा अगला है करंट अकाउंट। तो हम करंट अकाउंट को देखते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि करंट अकाउंट का मतलब होता है करंट का मतलब होता है कि चालू, जो वर्तमान में चल रहा है, यानी उसी से रिलेटेड ये बैंक अकाउंट होता है, करंट अकाउंट एंड इट्स फीचर्स। देखिए क्या होता है कि इन दोनों में फ़र्क ये होता है। सेविंग अकाउंट लाइक स्पेशली आप समझ सकते हैं कि वो एक कोई भी अपना कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, या कोई टीचर है, या कोई अपना छोटा मोटा कोई कहीं नौकरी करता है, ये उन सब लोगों के लिए वो उस सेविंग अकाउंट्स वो होता है। लेकिन करंट्स अकाउंट जो होता है स्पेशली आप समझ सकते हैं कि छोटी जो MSMEs हैं, छोटे जो एंटरप्रेन्योर हैं, छोटी जो कंपनियां हैं, बड़ी जो कंपनियां हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, हाउसिंग सोसाइटी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्रोफेशनल हैं, कोई दुकानदार हैं, यानी कि ये एक तरीके से बिजनेस जो कर रहे हैं, ये उन संस्थाओं के लिए इस प्रकार के खाते होते हैं जिनमें रोज़ लेन देन होता है। यहाँ ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती है। सेविंग अकाउंट में आपके ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है, तो आपको इस बात को समझना है। ये करंट अकाउंट है, यहाँ ट्रांजैक्शंस की लिमिट नहीं होती है, क्योंकि ये करंट अकाउंट में रोज़ पैसे का लेन देन होता है, रोज़ पैसा डाला जाता है, रोज़ निकाला जाता है, रोज़ चेक क्लियरेंस होते रहते हैं, इनके भी और इनको जो चेक मिलते हैं वो भी। तो इस तरीके से ये करंट अकाउंट होते हैं। हमने ऊपर लिखा है HDFC बैंक ऑफर ए करंट अकाउंट टू मीट एवरी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी संस्थान की किसी भी प्रकार की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो बैंक को संबंधित है, उसके लिए HDFC बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग की सुविधा देता है। बी इट ए लार्ज कॉर्पोरेट्स, एक बड़ी कंपनी के लिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए, चैरिटेबल ट्रस्ट, हाउसिंग सोसाइटी, हॉस्पिटल्स, प्रोफेशनल एंड एक्सेट्रा, इन सब के लिए इस प्रकार की सुविधाएं जो है वो करंट अकाउंट में होती हैं। जैसे करंट अकाउंट में मैं आपको बताऊं तो करंट अकाउंट में हमारे सामने है कि जैसे मैनेज केस, वही सिंपल फंडा है, आप केस को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है कि सिंप्लीफाई योर पेमेंट एंड कलेक्शंस, आप अपने पैसे का आसानी से लेन देन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग की सुविधा उसमें भी उपलब्ध थी, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में उपलब्ध है। वो सामान्य सी सुविधाएं हैं जो लगभग हर जगह मिलती हैं। बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, डायनेमिक लिमिट्स, पेमेंट ऑफ बिल, लोकल क्लियरिंग, इनके चेक वगैरह जो हैं वो वहीं अपने नज़दीकी शाखा के अंदर ही हो जाते हैं। फंड का ट्रांसफ़र, इस तरह की कुछ सुविधाएं जो हैं वो करंट अकाउंट के अंदर हमें मिलती हैं। तो ये है करंट अकाउंट। एक बार हम करंट अकाउंट से रिलेटेड जो करंट अकाउंट के जो प्रकार होते हैं उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ये करंट अकाउंट के प्रकार हमारे सामने, आपके सामने ये जो स्लाइड है उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, अब हमने करंट अकाउंट्स के टाइप लिखे हैं, जैसे मैक्स एडवांटेज करंट अकाउंट। स्पेशली मैं आपको बताऊं, प्रत्येक बैंक के इनके नाम अलग अलग मिलते हैं, लगभग एक ही तरह की प्रकृति इनकी होती है। मैंने बताया है, इसके ऊपर मैं ढंग से एक अच्छा और वीडियो इस पर मैं पूरा रिकॉर्ड करके आपके सामने लाऊंगा। अभी तक सिर्फ आपको इनको समझना है कि नाम समझ लेना, थोड़ा आपके दिमाग में रहे कि हाँ इस तरह के खाते भी करंट अकाउंट के होते हैं। जैसे मैक्स एडवांटेज करंट अकाउंट, आपका एसेंट करंट अकाउंट है, एक्टिव करंट अकाउंट है, प्लस करंट अकाउंट, प्रीमियम करंट अकाउंट, बिजनेस सॉल्यूशन फॉर ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, करंट अकाउंट फॉर प्रोफेशनल के लिए, एग्री करंट अकाउंट किसान इनके लिए, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये जो फॉरेन जो कंट्री हैं वहाँ से पैसा का जो लेन देन होता है, बिजनेस होते हैं, हमसे रिलेटेड हैं। आरएफसी के अंदर भी जो है 3 देश जो अपने डॉलर है, जो यूरोपीय 2 कंट्री हैं उन सब के की आप बिजनेस वहाँ कर सकते हैं और वहीं से आप पैसा डलवा सकते हैं। इधर हम आपको करेंसी चेंज करके दे देंगे। एक सक्षम करंट अकाउंट होता है, इंस्टीट्यूशनल, लाइक मैंने बताया फीस मैनेजमेंट होती है। ये होता है स्टार्टअप और स्टार्टअप्स, नए जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए। और रेगुलर करंट अकाउंट लाइक सेविंग अकाउंट जो है उसी की तरह जो रेगुलर नियमित जो करंट अकाउंट होता है नॉर्मली, जिसके अंदर कोई स्पेशली सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो इस तरह के बैंक के अंदर जो है वो करंट अकाउंट होते हैं। मैंने आपको बताया स्पेशली HDFC बैंक से रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं।
इसके बाद हम अगले के बारे में बात करते हैं। अगला ये सबसे इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसी को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अबाउट काशा, काशा क्या होता है। इससे पहले मैंने इसके अंदर की बातें आपको बताई हैं। अब हम सिर्फ बात जो करने वाले हैं वो अब हम सिर्फ बात करने वाले हैं किसके बारे में, सिर्फ हम अब काशा के बारे में बात करने वाले हैं कि सिर्फ काशा क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काशा का मतलब CA और प्लस SA से होता है। CA का मतलब होता है मित्रों करंट अकाउंट, तो SA का मतलब होता है सेविंग अकाउंट। देखिए इससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल यानी कि अपन कहें कि बैंक की भाषा में कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, उनको एक बार समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है काशा रेशो स्टैंड टू करंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रेशो पर ही जो है उसी को ही हम क्या कह सकते हैं, काशा रेशो कह सकते हैं। काशा रेशो ऑफ ए बैंक इज द रेशो ऑफ डिपॉजिट इन करंट एंड सेविंग अकाउंट टू टोटल डिपॉजिट। बैंक के अंदर जो कुल डिपॉजिट है, विभिन्न प्रकार के खातों से बैंक को जो कुल डिपॉजिट प्राप्त हुआ है उसी का करंट और सेविंग अकाउंट का जो प्रतिशत होता है उसे ही अपन काशा रेशो कहते हैं। इस बात को आपको मैं समझाऊंगा, आप आसानी से समझ जाएंगे इसका क्या मतलब होता है। बैंक में जो टोटल डिपॉजिट होता है, बैंक में जो टोटल डिपॉजिट होता है, इस टोटल डिपॉजिट का कितना प्रतिशत करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से प्राप्त हुआ है, ये जो प्रतिशत है यही प्रतिशत क्या कहलाता है, आपका काशा रेशो कहलाता है। इसे ही आपको समझना है। जैसे देखिए ए हायर काशा रेशो इंडिकेट ए लोअर कॉस्ट ऑफ फंड। देखिए ये बहुत ही एक टेक्निकल जो है, इसको समझना है, सिर्फ इसे ही हमें समझना है। जो लोअर कॉस्ट ऑफ फंड जो यहाँ लिखा गया है, लोअर कॉस्ट ऑफ फंड, देखिए फंड की लोअर कॉस्ट यानी कि कम से कम लागत, ये कैसे निर्भर करता है ये मैं आपको एक बार समझाता हूँ। एक बार हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, वहाँ आपको ये समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसे आपको समझना है। देखिए कोई भी बैंक है, यहाँ देखिए आप कि कोई बैंक है और इस बैंक में ये मान लीजिए ऐसे हमने पैरामीटर्स बना दिए हैं 0, इधर हम लिख देते हैं 3, ये है 4 और ये लिख देते हैं इधर 6, 7 और ये 7 से ज़्यादा। एक बार इसे समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हैं 0%, 3%, 4%, 6%, 7% और अबव। देखिए कोई भी जो बैंक होता है उस बैंक का संचालन करने के लिए बैंक को चाहिए पैसा, फंड चाहिए, और उसे फंड अर्जित करना है। बैंक को फंड चाहिए, क्योंकि अगर बैंक के पास फंड नहीं आएगा तो बैंक उसे इंटरेस्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, लोन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो बैंक उसका क्या नहीं दे पाएगा, लोन नहीं दे पाएगा। अब अगर बैंक लोन नहीं दे पाएगा मित्रों, तो लोन नहीं दे पाएगा तो बैंक को इससे क्या प्राप्त नहीं होगा, बैंक को इससे इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होगा। और अगर बैंक को इससे इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होगा तो इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बैंक अपना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, यानी कि मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक जो है अगर यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं या कोई भी बैंक हो, उस बैंक का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो आर्थिक लेन देन करके उससे लाभ कमाना चाहता है। और वो लाभ किससे मिलेगा, उसे इंटरेस्ट से मिलेगा। देखिए जैसे करंट अकाउंट है, मैंने आपको बताया कि जैसे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट जो है वो बैंक को फंड तो देता है, लेकिन फंड, अब मान लीजिए कि बैंक ने किसी व्यक्ति ने या मान लीजिए आपने बैंक को 10 लाख रुपए जमा करवा दिए। किस में जमा करवाए, करंट अकाउंट में। अब बैंक कैसे निर्धारित करे कि आप इसे कब निकालेंगे। हो सकता है आपने सुबह जमा कराए और दोपहर बाद आप अपने 10 लाख रुपए लेने के लिए चले जाए। तो करंट अकाउंट जो है उसमें पड़े हुए पैसे का बैंक कभी भी लोन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि बैंक को इस बात का, बैंक भी नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है कि आप उस पैसे को कब निकलवा लेंगे। आपको कभी भी आवश्यकता पड़ी और आप निकलवा लेंगे, इसलिए बैंक इसे किसमें कन्वर्ट नहीं कर पाता है, लोन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। और जब बैंक इसको लोन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में बैंक जो है वो ऐसे इंटरेस्ट नहीं कमा पाता है, और इंटरेस्ट नहीं कमा पाता है तो सिचुएशन में इसलिए बैंक जो है इस प्रकार के खातों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देता है, यानी कि 0% इंटरेस्ट आपको देता है। लेकिन फिर भी आप बैंक को करंट अकाउंट के माध्यम से आपने 10 लाख रुपए दे दिए हैं, आप निकलवा लेंगे, वो अलग इश्यू है, आप लेन देन करते रहेंगे,
लेकिन फिर भी बैंक के पास जो है बिना किसी लागत के ही आपने फंड जमा करवा दिया है। ठीक है, तो ये तो है कि आपका जो कॉस्ट है वो जीरो, यानी जीरो कॉस्ट ऑफ फंड। यहाँ आपने कोई भी बैंक को जो है आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा, जिसके बदौलत आपने बैंक को पैसा जमा करवाया हो। दूसरी बात है कि हमारे देश में अमूमन देखा जाता है कि लगभग जो सेविंग अकाउंट होते हैं उन सेविंग अकाउंट के ऊपर सालाना बैंक जो है वो 3 से 4% का इंटरेस्ट जो है वो खाता धारकों को देते हैं। यानी कि 3 से 4% बैंकों का बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है, 3 से 4%, क्योंकि बैंक जब किसी को लोन देता है तो अमूमन वो क्या करता है कि 7 से ज़्यादा के ऊपर ही देता है, लगभग 10%, 11%। जो लोग रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड हैं या उनकी जैसे ITR वगैरह देख के, उन लोगों को हो सकता है बैंक 7% पे दे दे, 7.5% पे दे दे, 8% पे दे दे। लेकिन बेसिकली देखा जाता है कि लगभग जो है बैंक 10 के आसपास उनको लोन देता है, यानी कि बैंक 10% के आसपास लोन दे रहा है। ठीक है, आपको इस बात को समझना है कि बैंक जो है वो 10% पर लोन दे रहा है, और बैंक ने हमें उसके बदौलत हमें बैंक ने क्या दिया है, हमें बैंक ने दिया है सिर्फ 3%, जो है 3% इंटरेस्ट हमें बैंक ने दिया है। तो आपको देखना है कि बैंक तो 10% पे हमें दे रहा और हमें बैंक कितना दे रहा है, 3% के ऊपर। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। ये जो अंतर है, अंतर मार्जिन इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, कि बैंक ने 10% पर दिया और 3% पर हमें दे रहा है। यानी बैंक के पास पैसा कहाँ से आया हमें लोन देने के लिए, बैंक के पास हमने किसकी वजह से, किससे जमा करवाए, हमने बैंक को करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से हमने बैंक को पैसा जमा करवा दिया है। यानी लो कॉस्ट ऑफ फंड, यानी कि जो पैसा, जो फंड जो हमने वहाँ जमा करवाया, बैंक को जो फंड प्राप्त हुआ है, यानी कि बैंकों को जो फंड प्राप्त हुआ है वो हमारे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जो फंड प्राप्त हुआ है उस पर बैंक की जो लागत है वो बहुत कम है। क्योंकि करंट अकाउंट पे तो बैंक 0% इंटरेस्ट पे कर रहा है, और करंट अकाउंट के अलावा जो है बैंक को सिर्फ और सिर्फ 3 से लगभग 4% सालाना ब्याज पे करना पड़ रहा है, जबकि बैंक इसके विपरीत लगभग 10% और 10% से ज़्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैंक इंटरेस्ट प्राप्त करता है। तो ये जो बीच का जो मार्जिन है, यानी कि मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, कोई भी बैंक का टॉप में है, ये हम विशेष तौर पे काशा रेशियो के द्वारा ही हम उसे बता सकते हैं। क्योंकि बैंक का लगभग जो टोटल डिपॉजिट है, देखिए इसमें ऐसा भी देखा जाता है किसी एक हेल्दी बैंक के लिए कि बैंक में लगभग 40%, हम ऐसे मान सकते हैं कि कोई भी जो बैंक है उस बैंक में अगर 40 जो है वो जमा होता है, यानी कि बैंक में अगर 100 रुपये जमा होते हैं और इन 100 रुपये में से अगर 40 रुपये, इन 100 रुपये में से अगर 40 रुपये बैंक को कासा से प्राप्त हो जाते हैं, तो लगभग माना जाता है कि ये जो प्रतिशत है ये प्रतिशत बैंक के लिए अच्छा होता है। तो इसमें जो है बैंक के पास काशा का जो रेशियो होता है लगभग 40% के आसपास होता है, और 40% रेशियो ये माना जाता है कि बैंक को फंड जो है वो बहुत कम लागत के ऊपर मिला है, यानी इससे बैंक अच्छा पैसा कमा पाएगा। आशा करता हूँ ये बात आप आसानी से यहाँ समझ गए होंगे। अब अगली बात हम यहाँ करने वाले हैं आपके साथ अगले बिंदु के संदर्भ में। अगला हमारा बिंदु है कि हम यहाँ कहें, हाँ ये बात मैंने आपको समझा भी दी है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, हायर काशा रेशियो इंडिकेट लोअर कॉस्ट ऑफ फंड बिकॉज बैंक डो नॉट यूजुअली गिव एन इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड द इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट यूजुअली वेरी लो 3 to 4%, लगभग 3 से 4% तक देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए लार्ज पार्ट ऑफ ए बैंक डिपॉजिट कम्स फ्रॉम दिस फंड, अगर इस फंड से बैंक को एक अच्छी राशि प्राप्त होती है, इट मीन्स माना जाएगा दैट द बैंक इज गेटिंग दोज फंड्स एट रिलेटिव लोअर कॉस्ट, की बैंक बहुत कम लागत पर पैसा प्राप्त कर रहा है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। इट इज जनरली अंडरस्टूड, समझना चाहिए दैट ए हायर काशा रेशियो लीड टू हायर नॉट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि मैंने आपको बताया कि बैंक के पास अगर बैंक का जो काशा रेशियो है वो बढ़ रहा है तो समझना चाहिए कि बैंक में नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ता जा रहा है, यानी बैंक को अच्छा मुनाफा यहाँ प्राप्त हो रहा है। इन इंडिया इट इज़ यूज्ड एज वन ऑफ द मैट्रिक्स टू एक्सेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बैंक, किसी भी बैंक ने जो लाभ जो कमाया है उसको देखने के लिए ये मैट्रिक्स जो है उसका मैट्रिक्स के द्वारा ही उसका निर्धारण किया जाता है।
फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि कैश डिपॉजिट जितना होता है वो टोटल डिपॉजिट का कितना कैश प्राप्त होता है। इनका जो अनुपात होता है कैश डिपॉजिट अपन टोटल डिपॉजिट, इसका जो प्रतिशत हमें निकालना है वो प्रतिशत ही क्या होता है, कैशा रेशियो होता है। किसी भी बैंक को देखने के लिए हमें इस बात को कैशा रेशियो के हिसाब से हमें उसे देखना पड़ता है। अगला वीडियो जल्द ही बैंकिंग से रिलेटेड ही मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख देवें। मैंने आपको इसे हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इंग्लिश का कंटेंट इसलिए यूज़ किया है कि इंग्लिश के जो मीडियम के जो लर्नर्स हैं वो इसे आसानी से इंग्लिश में समझ सकें, और हिंदी के जो लर्नर्स हैं उसे मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में मैंने यहाँ उसे बता दिया है। आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के पास इसे अभी इसी वक्त आप नीचे दिए गए शेयर के बटन पर क्लिक करके उन तक इसे पहुँचा देवें, और आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर लेवें ताकि मेरा अगला वीडियो आपको जैसे ही यहाँ से हम लॉन्च करें आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।